सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। लास्ट क्लास हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आज हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस या लास्ट क्लास हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा था कि आखिर हम कैसे कैसे पहचानते केमिकल रिएक्शन को। आज हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन आपका वर्डिंग के फॉर्म में रहता है उसको आपको क्या करना रहता है? सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहता है। और जनरली पूरे केमिस्ट्री में हम जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, मतलब हर रिएक्शन आपको सिंबॉलिक फॉर्म में ही मिलेगा। तो कुछ नहीं है, द मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, द मैथड ऑफ representing chemical reaction, the method of representing chemical reaction with the help of symbol and formula, with the help of symbol and formula, with the help of symbol and formula of the substance involved in it is known as chemical equation, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूले, मतलब उसके उस सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस है उनको अगर हम सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस नेट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे वर्डिंग में बोल रहा हूँ मैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे सपोज करो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको देता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिंक को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे? जिंक को आप Zn के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। सल्फ्यूरिक एसिड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। जिंक सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। तो बस अब कुछ नहीं, जिंक के जगह Zn लिखा प्लस H2SO4 लिखा, ये देगा आपको ZnSO4 प्लस H2। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का केमिकल इक्वेशन हो चुका है, ठीक है, बेसिकली। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं रिएक्टेंट। तो केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है वो रिएक्टेंट होता है, और राइट हैंड साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और आपको पता ही है, द सब्सटेंस विच कंबाइंस और रिएक्ट, जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर नया एक सब्सटेंस को जन्म देते हैं, तो जो सब्सटेंस कंबाइन हुआ उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड में है। और जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच कंबाइंस, लिख देता हूँ मैं, द सब्सटेंस which combines or react, the substance which combines or react are known as reactant, and it is always present on left hand side of chemical equation, ठीक है। मतलब जो रिएक्ट करता है या कंबाइन होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, हमेशा केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, प्रोड्यूस्ड in a chemical reaction are known as product
ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमेशा ये राइट हैंड साइड के केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच को जो डिफर करता है वो एक एरो रिप्रेजेंट करता है, जो मुझे बताता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट होता है। तो लिख देता हूँ द एरो साइन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एरो साइन pointing towards the right side, pointing towards the right side, pointing towards the right, इसको बंद कर दो, pointing towards the right side is put between the reactant and product, put between the reactant and product, ठीक है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस एरो का मतलब क्या होता है? इस एरो का मतलब ये होता है कि जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है मतलब ये, और उसके पीछे जो सब्सटेंस है ये कंबाइंस होके एक, जहाँ पे एरो ये पॉइंट आउट हो रखा है, जहाँ खत्म हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट को क्या कर रहा है बेटा, फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसे पूरे को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात, आई होप से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे सपोज करो मैंने बोला मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस तो ये क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड देगा। क्या देगा ये, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम प्लस Cl2। क्लोरीन गैस हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, Cl2 गैस के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, इज इक्वल टू MgCl2, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप सो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल? से बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उन सबको बोलते हैं जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम है और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम है दोनों क्या हो, बराबर हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मान लो टोटल 4 एटम है तो राइट हैंड साइड में भी टोटल 4 ही एटम होने चाहिए। आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक का 1 एटम है तो राइट हैंड साइड में भी जिंक का 1 ही एटम रहेगा। ओवरऑल जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल एटम्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों में क्या होता है, बराबर प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन बैलेंस का लिख देता हूँ मैं। बैलेंस्ड का क्या होगा डेफिनेशन? बैलेंस का डेफिनेशन होता है अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम, equal number of atoms of different element in the reactant and product। ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिएक्टर में प्रोडक्ट में क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे सपोज करो Zn प्लस H2SO4, इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये क्या देगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक कितने हैं, 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 ही है बेटा। ठीक है, आप ऐसे कर लो, चलो रिएक्टेंट तरफ और
प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है 2 है, प्रोडक्ट में भी कितना है 2 ही है। नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर कितना है, यहाँ पे सल्फर एक ही है, यहाँ पे भी सल्फर एक ही है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल ये रिएक्शन क्या है, पूरा मेरा बैलेंस्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, और जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है तो इनके मास भी, टोटल मास भी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ओवरऑल जैसे आपने पढ़ा होगा स्टेटमेंट फिजिक्स में कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो वैसे ही होता है यहाँ पे क्या होगा, टोटल मास जो रिएक्टेंट का होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के हमेशा बराबर। दुनिया में जितने भी रिएक्शन होते हैं दुनिया में, कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो याद रखिएगा हमेशा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, बराबर होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा, यहाँ तक आपको आई होप से समझ में आया होगा। लेकिन एक जगह और एक बात और, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो दिया था वो एंटोनी लेविएजर ने दिया था। किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लेविएजर, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते। ठीक है, उनका ये मानना था कि भैया ये जो मास, जो कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये हमेशा वैलिड होगा। अगर कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन भी ट्रू नहीं है। अगर कोई रिएक्शन ट्रू है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा वैलिड रहता है। बट याद रखिएगा, लॉ जैसे जैसे फर्दर और साइंस डेवलप होते गया तब ऐसा देखा गया एकमात्र ऐसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन ट्रू होती है। वो रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मास का, रिएक्टेंट का कुछ मास क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज वाई रिएक्शन हो तो रहा है लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कभी वैलिड नहीं होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट होता है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस क्या होता है, एन अनबैलेंस इक्वेशन हैज एन अनबैलेंस्ड equation has an unbalanced equation has unequal masses of various element in reactant and product, in reactant and प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कभी भी अनइक्वल रहेगा, या नंबर ऑफ एटम्स क्या रहते हैं इनके, अनइक्वल रहता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये क्या केमिकल इक्वेशन क्या होगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मैंने आपको बोला वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो भी हम बैलेंसिंग करते हैं बेटा, वो एक तो नंबर ऑफ एटम से ही बैलेंस कर सकते हैं और एक अकॉर्डिंग टू द मास बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले हम क्या प्रेफर करते हैं, नंबर ऑफ एटम के थ्रू हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो गया, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा उस पर क्या होता है, वैलिड होता है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है देखो, तो ये आए उससे समझ में आया। बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब, बैलेंस में नंबर ऑफ एटम इक्वल होता है, और या ऐसा बोल सके टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। वैसे ही अनबैलेंस में क्या होता है, अनइक्वल मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलते हैं, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड, matter neither be created nor destroyed, it changes from one form to another form, it changes from one form to another form। आई होप से यहाँ तक बेटा आपको चीज़ समझ में आए होंगे।
ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक चीज़ आया उसको समझ में। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मैटर क्रिएट नहीं किया जाता ना डिस्ट्रॉय किया जाता, होता क्या है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो मैंने आपको बोला था। तो वही मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा बेटा, हमेशा। अगर रिएक्शन ट्रू है तो ये चीज़ भी वैलिड होगी ही होगी, ठीक है, ठीक है। और या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। याद रखिए, जैसे सपोज करो H2 प्लस O, ये क्या देगा आपको, H2O। क्या ये बैलेंस है, हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम बराबर है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अब ये रिएक्शन ट्रू है तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन वास वैलिड होना चाहिए। H2 का टोटल वेट होता है 2 और प्लस 16, मतलब टोटल 18 ग्राम होता है मेरा किसका वेट, रिएक्टेंट का वेट। तो H2O का भी मोलर मास कितना होता है, 2 प्लस 16, मतलब टोटल 18 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वैलिड है। जैसे सपोज करो H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये आपको क्या देगा, ट्वाइस ऑफ HCl गैस। तो H2 गैस देखो, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 2 क्लोरीन यहाँ पे, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे भी है, तो बैलेंस हुआ। तो इसका टोटल वेट 2 ग्राम हो गया, इसका टोटल वेट होता है 71 ग्राम, ठीक है। आई होप सो आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होंगे। क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, तो 2 से मल्टीप्लाई होता है 71, तो टोटल वेट कितना आ जा रहा है, 73 ग्राम आ रहा है। और HCl का वेट होता है 36, और कितने हैं आपके पास, 2 है, तो 36 इंटू ये होता है, इसका टोटल वेट होगा 36.5, तो 36.5 इंटू 2 मतलब 73 ग्राम। तो आई होप सो ये भी आपको चीज़ें क्या होंगे, समझ में आई होंगी। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज योर व्हाट, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमें पढ़ना था, ठीक है बेटा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको कल भी सिखाया था, ठीक है, कि अगर किसी केमिकल इक्वेशन को, और ये तो चलो मैंने डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखा, मुझे तो ये पता ही नहीं कि ये गैसेस फॉर्म में है, ये वाटर जो बन रहा है ये लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में। तो इस चीज़ को और डेप्थ में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ साइंस का यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, द इक्वेशन विच गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इक्वेशन विच give more information about chemical reaction are known as more informative केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब ये किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है, तो उसके पीछे हमने 3 तरीके लिए। 3 तरीके क्या होते हैं बेटा, देखो बहुत आसान है, आपने कल पढ़ा हुआ भी है, आप तुरंत देख के बोलोगे अरे सर ये तो कल ही बताया था आपने, और हमने पहले पढ़ दिया। भाई जो साइन वगैरह दिया था ना, गैस को हम अपर एरो से डिनोट करते हैं, प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, सॉलिड को एस फॉर्म में डिनोट करते हैं, लिक्विड को एल फॉर्म में डिनोट करते हैं, गैस को जी में डिनोट करते हैं। तो वही चीज़ है, बस शॉर्ट फॉर्म है बस, और कुछ है नहीं एक्चुअली इसमें, ठीक है, बहुत आसान है। तो पहला तरीका क्या होता है, 3 वे। पहला तरीका होता है बाय इंडिकेटिंग
by indicating physical state of the reactant and product. Physical state of reactant and product by indicating physical state of reactant and product. हमने क्या किया, हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट इनके इंडिकेट करेंगे, ठीक है। सेकंड कैसे हम बना सकते हैं, बाय ठीक है, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज, बाय इंडिकेटिंग हीट change of taking place in reaction, taking place in रिएक्शन, ठीक है। एक तो आप फिजिकल स्टेट इंडिकेट कर दो और एक इंडिकेट कर दो हीट चेंज। हीट चेंज मतलब एंडोथर्मिक है या रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि आप ऐसा तो केमिकल इक्वेशन देख के तो बोल ही नहीं पाओगे ना कि एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट तरफ हीट लिख दूँ तो क्या होता था, याद करो, एंडोथर्मिक होता था। प्रोडक्ट की तरफ हीट लिख दूंगा तो क्या होता था, एक्सोथर्मिक होता था। इस तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाय इंडिकेटिंग कंडीशन, बाय इंडिकेटिंग condition, by indicating condition under which reaction performed, भाई किस कंडीशन पे रिएक्शन हो रहा है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं, सीखते हैं। तो पहला है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ RNP, आप प्लीज पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट इंडिकेट कर दो भैया, कैसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, 4 फिजिकल स्टेट हो सकता है। देयर आर 4 physical state of reactant and product। 4 फिजिकल स्टेट हो सकता है। पहला या तो सॉलिड होगा, सॉलिड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, S से, या तो वो लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड होगा तो L से रिप्रेजेंट करोगे, या तो वो क्या होगा, गैस होगा तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, G से। और यदि वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डिसॉल्व हो रखा है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, AQ से रिप्रेजेंट करो। जैसे NS, नमक को आप पानी में डिसॉल्व कर दो तो पानी में डिसॉल्व हो गया, तो आप उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, NaCl एक्वस, मतलब NaCl AQ, ठीक है। तो AQ का मतलब आपको समझ में, एक्चुअली वो क्या है, डिसॉल्व है, पानी में डिसॉल्व है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AQ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई होप से यहाँ तक आपको बेटा समझ में आया होगा। जैसे सब फॉर एग्जाम्पल इसी रिएक्शन की बात करो, ZnH2SO4 क्या दे रहा है, ZnSO4 प्लस H2। अब ओरिजिनल में रिएक्शन में क्या होता है, जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में होता है। H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 बोला था ना, तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब उसमें पानी मिला हुआ है। एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कि पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए एक्वस लिखा, और कंसंट्रेटेड होगा तो यहाँ पे मैं कॉन्क H2SO4 एक्वस, क्योंकि पानी तो है ही आपके पास, प्योर H2SO4 आप कभी यूज़ नहीं कर सकते हो। और ZnSO4 अगेन क्या मिलेगा आपको, एक्वस फॉर्म, और H2 क्या मिलेगा, गैस, या आप अपर एरो भी इंडिकेट कर सकते हो। दैट चॉइस इज योर्स, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखो कितना इन्फॉर्मेटिव दिख रहा है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको CO2 गैस के थ्रू पास कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्विकलाइम जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, लाइम वाटर, या इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके CO2 गैस पास करने पे देता है क्या, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड मिलेगा आपको, ठीक है। और प्लस क्या मिलेगा आपको, H2O, क्या मिलेगा, H2O
लिक्विड, ठीक है। वाटर हो गया ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का, जो चौक आप यूज करते हैं ना बेटा, वो इसी तरीके से बनता है, व्हाइट पीपीटी होता है, बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट हो तो आप इसको ऐसे डाउनवर्ड एरो भी शो कर सकते हो। तो इसका मतलब आप केमिकल इक्वेशन देख के बोल सकते हो भैया एक्वस फॉर्म में है, एक्वस में मैंने क्या CO2 गैस मिलाया तो कैल्शियम कार्बोनेट मेरा व्हाइट पीपीटी बन गया, ठीक है। तो ये एक पहला तरीका है मेरा फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करने का, किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका है बाय इंडिकेटिंग हीट एक्सचेंज, बाय इंडिकेटिंग हीट एक्सचेंज इन केमिकल इक्वेशन, बाय इंडिकेटिंग हीट एक्सचेंज इन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दो बात है, हीट एक्सचेंज का मतलब है या तो रिएक्शन आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और या तो रिएक्शन क्या होगा आपका एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें से हीट इवॉल्व हो रही है, तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो अब याद होगा हीट रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो रहा है, याद होगा आपको मैंने कल भी बताया था, एक्सोथर्मिक होगा तो राइट हैंड साइड की तरफ हीट लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कार्बन सॉलिड, आपने इसको जलाया O2 गैस, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा। जब आप किसी को जलाते तो आग निकलता है, तो आग निकल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रहा है ना। जब कोयला जलाते हो तो पहले तो आपको जलाना पड़ता है, आपने जलाया, O2 का मतलब आपने उसको जलाया, और फिर उसमें से क्या होता है, व्हाइट धुआं निकलता है। देखो जब कोयला जलता है तो व्हाइट धुआं निकलता है, उस धुएं के साथ वो क्या करता है, हीट एनर्जी भी तो रिलीज कर रहा है, तो हीट एनर्जी उसके साथ रिलीज हो रही है। सी दैट इज वाई हीट मैंने कहाँ लिखा, प्रोडक्ट के साथ है, तो प्रोडक्ट के साथ कभी भी हीट रिलीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे और मैं लिखाऊं, कैसे C6H12O6, C6H12O6 एक्वस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लूकोज। इसको हमने क्या किया, अगर हीट किया, ठीक है, मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल मैं बैलेंस लिख दे रहा हूँ, कैसे करेंगे वो मैं आगे सिखाऊंगा कि कैसे बैलेंसिंग किया जाता है। तो ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब क्योंकि अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट आप हमेशा कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, तो हीट हमेशा क्या हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो एक तो देख रहे हो कितना शानदार तरीके से हम कर, अरे प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट के साथ हीट है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आई होप से यहाँ तक समझ में आया होगा। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो हम कर रहे हैं, हाँ करने का मतलब क्या है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आई होप से समझ में आया होगा आपको। जितने भी बर्निंग वाले सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, जितना भी हम चीज़ें जला के जो चीज़ प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो क्या होता है, उसमें हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। जैसे सपोज करो इसमें बोला मैग्नीशियम प्लस O2। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो मैग्नीशियम सॉलिड लिखूंगा, O2 गैस लिखूंगा। तो ये अब आपको हर केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है कि वो किस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। तो यहाँ पे साथ क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये होता है। और दूसरा होता है मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है भैया, हीट आपको देना पड़ता है रिएक्टेंट को, तभी वो क्या होता है, रिएक्शन पॉसिबल होता है। द रिएक्टेंट इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, द रिएक्शन in which heat is absorbed, the reaction in which heat is absorbed is known as endothermic
रिएक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक। जैसे कल का एग्जांपल दिया था N2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, ये अपने आप रिएक्ट नहीं करेंगे, ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा इनको रिएक्ट करवाने के लिए, तभी ये क्या बनाता है, ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखो, जैसे CaCO3 सॉलिड को अगर आपने क्या किया, हीट दिया, ठीक है, तब ये क्या बनाएगा, CaO सॉलिड बनाएगा प्लस CO2 गैस यहाँ से क्या होता है, इवोल्व। चौक को आप गर्म करो, चौक अपने आप CO2 रिलीज नहीं करेगा, आपको उसको करवाना पड़ेगा, इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है ना, तो इनको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आग देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात सबको। ठीक है, जैसे सपोज करो वाटर है, वाटर लिक्विड है, आप इसको क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बेटा, आगे फर्दर हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़ा सा हीट जनरेट होता है, इस वजह से वाटर क्या होता है, वाटर H2 गैस भी देगा और O2 गैस भी देगा। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा इंफॉर्मेटिव है मेरा, बाय इंडिकेटिंग कंडीशन, बाय इंडिकेटिंग कंडीशन। आपको क्या करना है, रिएक्शन की कंडीशन को भी इंडिकेट करना है। ठीक है, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं जैसे समझाऊं, इसमें क्या होगा, अगर आप हीट देते हो तो आपको यहाँ पे डेल्टा साइन देना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा साइन देना पड़ेगा, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो टेम्परेचर एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा, वो प्रेशर को भी एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा साइन। ठीक है, टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड एज T, प्रेशर is represented as P, and all are put on the arrow। एरो के ऊपर लिखा जाता है, कोई कैटलिस्ट भी होगा तो भी वो क्या होगा, एरो के ऊपर ही क्या होगा, लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ट्वाइस ऑफ KClO3, इसको मैंने क्या किया, हीट किया, तो बेसिकली हीट दे रहा हूं तो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आप रिएक्टेंट की तरफ ही हीट दे रहे हो, या तो यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, कोई कैटलिस्ट मारा MnO2, तो कोई कैटलिस्ट होगा तो वो भी आपको एरो के नीचे लिखना है या एरो के ऊपर, इसके लिए कोई कंफर्मेशन या आप कहीं पे भी लिख सकते हो, बट अच्छा साइन ये होता है कि हीट है उसके, और हीट ऊपर लिखो और कैटलिस्ट नीचे लिखो, तो ये क्या देगा, ट्वाइस ऑफ KCl सॉलिड, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, और ये क्या होता है, थ्राइस ऑफ O2 गैस। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप सो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये नाइट्रोजन गैस प्लस ये हाइड्रोजन गैस, इसमें क्या होता है भैया, इसमें प्रेशर होता है 200 ATM, ठीक है, टेम्परेचर होता है 700 डिग्री सेल्सियस, और कैटलिस्ट हम प्लेटिनम यूज़ करते हैं, तब आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। हैबर्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये किया था। देखो ये प्रेशर, इस इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर कम से कम मिलेगा, तभी नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, अमोनिया गैस बनाए। तो देख रहे हो आप कितना इन्फॉर्मेशन एक इक्वेशन से आपको मिला, भाई प्रेशर भी पता चल गया, टेम्परेचर पता चल गया, आपको कैटलिस्ट भी पता चल गया। कैटलिस्ट क्या होता है भैया, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड बढ़ाता है। क्या करता है, स्पीड। अब जैसे अभी आप ऑनलाइन में तो पढ़ते नहीं होगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं आप पढ़ते नहीं, ऑफलाइन आने दो। देखो टीचर का काम, टीचर कैसा काम करे, कैटलिस्ट के जैसा, तुम उनके डर से पढ़ने लग जाओगे, तुम्हारी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। हरी बात समझ में। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले क्विक रिवीजन करते हैं। पहले हमने केमिकल इक्वेशन लिखना सीखा, उसमें भी हमने सीखा बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है, ठीक है। फिर हमने सीखा उस केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। तो अगर मान लो जो उसका फिजिकल स्टेट है पहले आप उसको रिप्रेजेंट कर दिए, तो भैया जो रिप्रेजेंटेशन था वो हमने सीख लिया। और अगर मान लो उसमें कोई हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। रिलीज कर दिया तो प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज किया तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और रिएक्टेंट के साथ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका
एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट किस कंडीशन में हो रहा है उस कंडीशन को बस हम एरो के ऊपर लिखते हैं। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बनाते हैं, ठीक है। तो बाकी की चीजें कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।